हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट सही ढंग से देखा तो मैं कह रहा हूँ कि कोई सा भी क्वेश्चन 8.1 का आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड क्या क्या है? एक है ट्रिगोनॉन और एक है मैट्री। ठीक है, और हिंदी में जो इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे त्रिकोणमति। अब देख सकते हो ये संस्कृत में लिखा हुआ जैसा लग रहा है। संस्कृत में ये त्रिकोण, त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल, और मति मतलब मेजरमेंट। तो यहां भी ग्रीक वर्ड में भी देखो, ये ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि ट्राइंगल में मेजरमेंट क्या करेंगे। अगर ट्राइंगल में मेजरमेंट की बात करो तो ट्राइंगल में मेजरमेंट क्या क्या कर सकते हैं? वैसे एरिया, पैरामीटर, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने क्या दिया? ट्रिग्नोमेट्री ने हमें 2 चीज मेजरमेंट करना सिखाया। एक तो इसका एंगल्स और उसी के रिस्पेक्ट में इसका साइड्स। तो जो भी रिलेशन एंगल्स और साइड के बारे में बताता है, मेजरमेंट कराता है, वही ट्रिग्नोमेट्री है। सिंपल वर्ड में अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री प्रोवाइड अ साइड एंड एंगल रिलेशन इन अ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि क्या बोला मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है और उसका मेजरमेंट करवाता है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको इस ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है। हमने जो अभी बात की, आपको देखो ये इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसे बेस मान लेते हैं। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी बेस हो सकता है। कैसे हो सकता है ये बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद में। देखो अब ये हम कौन सा ट्राइंगल पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या कंडीशन होती है? जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल, तीन एंगल में से ट्राइंगल के एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना ही चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। तो ये 90 डिग्री के इक्वल है। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में एक रिलेशन और लगता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम कुछ पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरन ट्रिपलेट देखेंगे, उन्हें याद भी करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब किसी बच्चे ने यहां बेस यहां परपेंडिकुलर पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस फॉर्मूले को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। आप याद कर सकते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल आपको परपेंडिकुलर दिया नहीं है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला आप बना सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? h इक्वल टू रूट के अंदर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसके बाद अगर मुझे बेस का स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं? हाइपोटेन्यूस के अंदर से परपेंडिकुलर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं
बेस इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालना, ट्रिग्नोमेट्री करना है तो आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। और अगर हम देखते हैं आगे इसमें, और आगे अगर हम देखें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले को भी लर्न करना, ठीक है। अगर आपने दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करी तो आपको ये सेटिंग से याद ही हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 है, परपेंडिकुलर जो है वो 24 है, क्या निकालना है एक चीज और, बेस, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि जिस बच्चे को ये नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम लगाना, उसको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25, तो 25 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 24 का होल स्क्वायर, और बेस स्क्वायर हमें निकालना है। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और प्लस बेस का स्क्वायर। तो 625 में से अगर 576 सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या आएगा, आपको पता है 625 में से अगर 576 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 49, वैसे प्लस माइनस आता है लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से बेस क्या आ गया 7। तो इसका मतलब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज था 25 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर था 24 सेंटीमीटर और बेस आ गया 7 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री था। तो आपका ये भी एक तरह से पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि सबका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो। तो देख सकते हैं एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने निकाल लिया, वो क्या है 25, 24 और 7। तो आपको याद क्या रखना है, देखो आप ना जैसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एमसीक्यू आ जाता है, तो आप देख सकते हो अगर आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज 25 और 24 परपेंडिकुलर या बेस दे रखा है तो अगली वैल्यू 7 ही होगी। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे कि अगर आप देखो सेकंड अगर देखें तो आप देख सकते हो 5, 12 और 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आप ये भी लर्न रख सकते हो 5, 12 और 13 कैसे, आप 13 का स्क्वायर करो 169, 12 का स्क्वायर करो 144 और 5 का स्क्वायर करो 25। अब 169, 144 प्लस 25, तो ये 169 आ गया, ये भी 169 आ गया। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और ये बेस का स्क्वायर है, और इन दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा है तो ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब 5, 12, 13 हो गया। अगर थर्ड देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 8 और 10। तो इसमें भी देख सकते हो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसको लर्न कर सकते हो। फोर्थ है आपका 3, 4, 5, ये तो लर्न रखना ही है, बहुत जगह काम आता है। 3, 4, 5, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और भी लर्न कर सकते हो, बहुत सारे हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको 8th क्लास में मैक्सिमम यूज कराएगा और आना ही चाहिए आपको। 25, 24, 7, 5, 12, 13, 6, 8, 10 और 3, 5, 4। ठीक है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में और पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में पता चल गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आया। तो अब हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या था, रिलेशन, एक मेजरमेंट है जो रिलेशनशिप बिटवीन एस्टेब्लिश करता है एंगल और साइड के बीच में। तो देखते हैं वो क्या चीज है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहां बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से देखना ये वाला चीज। ये हमारे पास बी ले लेते हैं, इसको ये ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, मैं यहाँ पे एक एंगल मान लेता हूँ टीटा। टीटा, टीटा मतलब भी एक एंगल है, तो टीटा को हम रिप्रेजेंट इसको लिखते क्या है TITA, टीटा, इसे थीटा थीटा बोलते हैं। तो टीटा है, ये टीटा एक एंगल है और यहाँ पे हमें 90 डिग्री के सामने पता है ये हाइपोटेन्यूस होता है। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, थीटा के बगल में,
टीटा के बगल में, बगल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, टीटा के बगल में, बगल से क्या वर्ड आया, बेस, बगल से क्या है, बेस वर्ड आया, बेस। ये बगल, ये भी बगल में है, लेकिन ये बेस नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले जो लॉन्गेस्ट, मतलब 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, ये तो हमें पता है। तो ये नहीं, बगल कौन सा है, ये वाला। तो हाइपोटेन्यूस के, सॉरी, टीटा के बगल में, तो टीटा के बगल में, बगल, यह समझ आ गया, इधर वाला बगल नहीं हो सकता, बगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। और बगल से स्टार्ट नाम आ रहा है बी फॉर बेस। तो यहाँ पे ये आ गया बेस। अब आपको समझ आ रहा होगा ये बेस है। अब बेस ये है तो हाइपोटेन्यूस हमें पता चल चुका है, बेस पता चल चुका है, तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं और बना रहा हूं। तो ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। अब कंफ्यूजन किस में है कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो मैंने अब थीटा यहां लिया। अब थीटा के बगल में, बगल ये है तो बेस ये आ गया और ये होगा परपेंडिकुलर। तो देख सकते हो, आपको इस ट्रिक से आपको समझ आ जाएगा कि क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। मैक्सिमम बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। देखो कई बार ऐसा लिखा होता है, एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। मैं बोलता हूं ये एंगल सी है, एंगल सी, टीटा नहीं ले रहा मैं, अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। तो ये सी है, ठीक है। अब ये सी है तो ये हाइपोटेन्यूस है। अब ये एंगल सी है तो इसके बगल में कौन सा है, ये है बगल में, और ये बगल में है तो ये होगा बेस, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उसके बगल में, बी से ही स्टार्ट हो जाएगा, बगल मतलब बेस। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इस चीज को लेके। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं उनका यूनिट क्या होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो आप क्या बताओगे। कोई मुझे बता सकता है बच्चा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो नहीं पता होगा आपको, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो इसका यूनिट होता है वो 9 यूनिट होता है, क्योंकि रेशियो जो भी होते हैं उनका कभी कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, इनको रेशियो में कन्वर्ट करो, तो आप क्या लिखोगे, 25/30, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये 5 और ये 6, तो रेशियो क्या आ गया, 5:6। तो याद रखना है जो भी चीज रेशियो में होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज भी क्या होती हैं, कभी उसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूनिट होता है, तो आप लोग सिंपली बता दोगे कि देयर इज नो यूनिट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद रखना है, बड़ा आसान है, लर्न रखना उसको। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, PBP HHB अपॉन में HHB और PBP, ये बहुत सारे याद करना, SCT और CSC। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोल लिया आप लोगों ने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको एक बार रिपीट करो दोबारा उल्टा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ये थोड़ा मुश्किल से लर्न करना। एक और बनाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये हम कब पढ़ते थे, ये जो बातें आती हैं दिमाग में वो कब आती है, स्कूल टाइम में। ठीक है, तो स्कूल टाइम, यह SC स्टैंड फॉर स्कूल और T स्टैंड फॉर टाइम। कई बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल टाइम में कंप्यूटर साइंस की क्लास भी लेते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। एक तो ये ट्रिक है जो मुझे लगता है थोड़ा टफ है,
लर्न करना। तो अगर आपको ये लर्न नहीं होता है तो आप क्या करें, इसे छोड़ भी सकते हैं। हम दूसरा देखते हैं, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कब बोलते हैं हम? सिर्फ स्कूल टाइम में। हम कब बोलते हैं ये? स्कूल, SC स्टैंड फॉर स्कूल और T फॉर स्टैंड फॉर टाइम। अब इतना ही लर्न रखें, ये लर्न रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट ये याद रखें, PBP अपॉन में HHB इक्वल टू स्कूल टाइम। अब ये है क्या? अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं एक, और ये A, ये B और ये C, अब ये कंफ्यूज हो ना, यहाँ मैं C लिख रहा हूँ हमेशा, तो मैं यहाँ पे A भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे C भी लिख सकता हूँ। ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैंने एंगल जो लिया है वो एंगल लिया है यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो थीटा के बगल में बेस और उसके सामने परपेंडिकुलर। अब देख सकते हो P/H, यहाँ पे P स्टैंड फॉर पता है आपको क्या होता है? आपको याद रखना है कि P जो है इसका मतलब है परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस और H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। तो मैं जो यहाँ पे P/H लिख रहा हूं, सबसे पहला क्या है देख सकते हो आप, सबसे पहला है यहाँ पे P/H, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P/H इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आपको याद रखना है, बड़ा आसान है। देखो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा। एक बार और रिपीट करो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता क्या है? साइन थीटा होता है। अब देखो हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये अभी छोड़ते हैं, इसको आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? B/H। अब नेक्स्ट है B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है cos थीटा, C स्टैंड फॉर cos थीटा। ठीक है, और लास्ट है यहाँ पे P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारे पास tan थीटा, ये होता है हमारे पास tan थीटा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं 2/3 और ये इक्वल टू आ रहा है 1। देखो जब हम थोड़ा अपना IQ यूज करते हैं तो हम क्लास में बैठे बैठे, जब मैं क्लास में बैठा रहता था, मैं पढ़ता था जब, तो मैं जैसे 2/3 है तो मैं कोशिश करता इसका उल्टा करने की कोशिश करूं। तो जैसे कि 2/3 है तो इसका उल्टा क्या होगा कि मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं, मतलब क्वेश्चन में ही कुछ नया करके देखना। तो अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पे 2/3 है और मुझे 1 लाना है तो मैं करूंगा क्या, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका, अगर मुझे यहां पे भी मन कर रहा है, अगर मुझे यहां पे भी मन कर रहा है कि मैं इसका उल्टा करूं, मैं H/P करूं, P/H को H/P करूं, तो H/P करोगे तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉसिकेंट थीटा। अगर आप ये याद रखोगे तो कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट याद हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, P/H का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, आपको लर्न भी हो रहा होगा साथ साथ, P/H साइन थीटा, H/P कॉसिकेंट थीटा। कितना आसान है। इसके बाद नेक्स्ट, और इसके बाद अगर मैं H/B कर दूं, H/B कर दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। आपको ये याद रखना है, H/P क्या होगा? सीकेंट थीटा होगा। और लास्ट अगर मैं यहां से B/P कर दूं, इसे मैं B/P कर दूं, तो अब ये और लिखने से अच्छा है, यहां और ना लिखें हम, कि कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। और लिखने से अच्छा है हम यहाँ कोमा लगा लेते हैं। ठीक है, तो B/P क्योंकि ये अलग ही फॉर्मूले हैं, या हम यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं। सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ नंबरिंग डाल देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ आ गया यहाँ से, ये फिफ्थ आ गया और ये सिक्स्थ आ गया। ठीक है, नंबरिंग डालना ज़्यादा सही है, क्योंकि आप ऐसा ना कर लें और का मतलब ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं है। B/P क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। B/P क्या होगा हमारा? कॉट थीटा। तो अब देखो हमारे पास क्या मिल गए, कितने रेशियोज मिल गए हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मिलने के बाद अब मैं ये काम करूंगा *1 वाला। अब देखो
मैं p बाय एच को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो आप बताओगे p बाय एच, जैसे 2 बाय 3 है तो 3 ऊपर आ जाना चाहिए, 2 नीचे आ जाना चाहिए, तभी 1 हो सकता है। तो देखो p बाय एच है तो इसका उल्टा क्या है, h बाय p। तो हम करने वाले क्या हैं, हम p बाय एच इंटू h बाय p, तो ये हमारे पास 7th फॉर्मूला ही है, हम इसे 7th फॉर्मूला कह सकते हैं, या थोड़ा अच्छी जगह लिखते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं। अब 7th फॉर्मूला है, आप बना सकते हो, खुद से बना सकते हो इसको, जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, p बाय एच इंटू एच बाय पी। अब देखो p बाय एच की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, इंटू एच बाय पी की वैल्यू क्या है, कॉसिकेंट थीटा है। अब देख सकते हैं यहां p से p, h से h, इस साइड तो आ गया इक्वल टू 1, इस साइड आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। अब मैं देखो यहां से एक फॉर्मूला और बनाता हूं, अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, या फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना भी नहीं, कर लेते हैं चलो, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला, आप ये मत समझना कि इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ रहे हैं, इतने सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं आपको, ये लर्न है तो आप सारे फॉर्मूले खुद ही बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं 8th फॉर्मूला देखूं तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 1 है, अगर मैं कॉसिकेंट को उठा के इधर लेके आ जाऊं तो डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन क्या जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेंट थीटा। जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, 1 बाय कॉसिकेंट थीटा के। और अगर मैं 9th फॉर्मूला यहाँ बनाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसा भी लिख सकता था, मैं इधर साइन उठा के लिया था तो क्या आता हमारे पास, कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। एक फॉर्मूला कौन कौन से बन चुके हैं, एक फॉर्मूला तो ये वाला बन गया जो आपको लर्न रखना है और इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेंट थीटा होता है, और ये वाला फॉर्मूला आपको ये लर्न रखना है, कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे, जैसे कि हमने साइन का देख लिया है, साइन का मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लिया है हमने, अब देखेंगे, और 9 फॉर्मूले लिख लिए थे हमने, अब हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10th फॉर्मूला, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब हमारे पास, अगर मैं b बाय एच को इंटू करूं h बाय बी से, तो क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। ठीक है, अब b से b यहाँ कैंसिल, h से h कैंसिल, तो 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। इसके बाद अब देख सकते हो जो 11th फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे आपको पता है बनाना आता है आपको, जो 11th फॉर्मूला बनेगा, तो अगर मैं टेन थीटा को इधर रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, और अगर मैं 12th फॉर्मूला बनाऊं यहाँ से, तो 12th फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट थीटा को अगर मैं टेन थीटा को उठा के इधर लेके आ जाऊं तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय, सॉरी, अगर मैं टेन थीटा को उठा के इधर लेके आ जाऊं तो ये बनेगा 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 12th फॉर्मूले बनाए, लेकिन ये अगर आता है आपको तो आपको, अच्छा हमने ये वाला पार्ट देख लिया, अब ये वाला पार्ट देखेंगे, तो हमने ये कुछ 12 फॉर्मूले बना लिए। अब हम देखते हैं इन दोनों पार्ट को। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत ही लिख दिया, ये यहाँ पे आप थोड़ा, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखना था, यहाँ पे p बाय पी इंटू बी बाय बी। ठीक है, तो ये p से p और b से b, थोड़ा ये गलत हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला, और नेक्स्ट फॉर्मूला होगा 13th। तो यहां से देखते हैं हम 13th फॉर्मूला। तो 13th फॉर्मूला में देखो क्या है हमारे पास, अब हम लेंगे b बाय एच, हम लेंगे b बाय एच इंटू एच बाय बी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा, b बाय एच इंटू में h बाय बी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा। अब देख सकते हो b से b, h से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ क्या गया, हमारे पास आ गया कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर मैं 14th फॉर्मूला बनाऊं अगर यहां से, तो 14th फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से
14 फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं सीकेंट को उठा के इधर लेके जाता हूँ तो कॉसिकेंट थीटा 1/सीकेंट थीटा होगा। और अगर मैं 15 फॉर्मूला बनाऊँ यहाँ से तो आप देख सकते हो सीकेंट थीटा, जो सीकेंट थीटा होगा वो होगा 1/कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो 15 फॉर्मूले अगर हम ये देखो, मैंने आपको बताया था पीबीपी अपॉन में एचएचबी इक्वल टू स्कूल टाइम। अगर आपको वो लर्न है तो आप यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा लर्न कर सकते हो। बस आपको लर्न क्या रखना है, साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सीकेंट होता है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है, कॉस का उल्टा सीकेंट, टेन का कॉट होता है। बड़ा आसान है याद रखना, ठीक है। देखो कॉस है यहाँ पे एस है, एस पे खत्म हुआ है, ये एस से स्टार्ट हुआ, तो कॉस और सीकेंट तो ऐसे याद हो गए। कॉट का, कॉट टेन में क्या है, टेन और कॉट, तो इन दोनों में टी आ रहा है तो ये भी याद। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे इनको लर्न करना थोड़ा मुश्किल है और यही सबसे आसान है, ठीक है। तो और आपको ये चीज़ें पता चल गई तो अब ये आसानी से बना लोगे। तो अब हम रिवाइज करते हैं एक बार। साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉसिकेंट थीटा जो होता है जैसे इसका उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके बाद कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आता है। और साइन थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा के। जो हमारा साइन थीटा होता है वो साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसिकेंट थीटा होता है और कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/साइन थीटा होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ा है हमने कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा 1 होता है। कॉस थीटा जो होता है वो 1/सीकेंट थीटा होता है और सीकेंट थीटा जो होता है वो 1/कॉस थीटा होता है। इसका नेक्स्ट चीज जो हमारे पास टेन थीटा होता है इंटू में कॉट थीटा होता है वो इक्वल टू 1 होता है और टेन थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो 1/टेन थीटा होता है। और एक हमने ये पढ़ा था, अब आपका यूज होगा ये कि थीटा यहाँ पे थीटा के बगल में ये बेस होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो एक और चीज पढ़ी थी लास्ट हमने, पी बी पी अपॉन में एच एच बी इक्वल टू क्या होता है, स्कूल टाइम। पी अपॉन एच आपको समझ आ रहा होगा। और एक चीज हमने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले के बाद अब आपको जो हमने कितने पढ़े 15th, अगर मैं 16th फॉर्मूला देखूं यहाँ पे तो आप 16th फॉर्मूला देख लो। 16th फॉर्मूला जो है वो है, अगर मैं टेन थीटा को एक चीज और लिख सकता हूं, मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो साइन थीटा क्या है, p/h है। कॉस थीटा क्या है, h/b है, b/h है। h से h कट गया, क्या आ गया, p/b। तो हमारे पास टेन क्या था, p/b। तो p/b मतलब साइन टेन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा को अगर मुझे लिखना है तो कॉट थीटा कौन सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे रफ कर देता हूँ जिससे कि मैं आसानी से बता पाऊँ आपको। जैसे कि अब हमारे पास है कॉट थीटा और ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, 16 हो चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे 17। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन का उल्टा मतलब b/p। और अगर इसे प्रूव करना है तो कॉट थीटा जो होता है वो b/p होता है और कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर आपको प्रूव भी करना है तो b/h और p/h, h से h कट गया, क्या आ गया, b/p। तो आपको ये दो फॉर्मूले और लर्न रखने हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बाय साइन होता है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने ही चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होने ही वाली है। और कितना आसान है इसे लर्न करना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि साइन थीटा जो है वो है 3/5 के इक्वल। जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। और वो बोलता है कि फाइंड ऑल अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो अब देखो हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्यों करना होगा राइट एंगल ट्राइंगल के सारी वैल्यूज क्यों फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब साइड्स की वैल्यू, मतलब बेस। अब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, PBP अपॉन में HHB इक्वल्स टू SCT। या आप देख सकते हो साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, इन सब में P/H H/B इन सब का यूज हो रहा है। तो अगर मैं साइन का देखूं, जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है P/H, तो और ये 3/5 है, तो हमारे पास P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 5 है। कई टीचर्स यहाँ पे K भी लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, K, क्योंकि रेशियोज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन आप अगर आपको वैल्यूज दे रखी हैं इस तरीके से, तो आप P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 5 ले सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 है। समझ आ गई आपको। इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुकी है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5। अब आपको बेस निकालना है, तो मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट लर्न कराया था। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में 3, 4 और 5, तो आपको पता है बेस 4 आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन टफ सा होता और जिसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट में नहीं आ रहा होता तो करते कैसे। अब आपको बेस निकालना कैसे होता, आपके पास मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, लेकिन बेस की वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये आ जाएगा 25 - 9 बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब बेस को उठा के इधर, स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 16। तो बेस की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई 4। और अगर आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो साइन थीटा निकल चुका है। साइन थीटा का अपोजिट क्या था, आपको याद है, कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा क्या था हमारे पास, H/P, मतलब 5/3। ठीक है, इसके बाद ये आ गया हमारा सेकंड, ये इसे मान लेते हैं फर्स्ट। अब थर्ड, अब हमारे पास कॉसिकेंट, अब कॉस थीटा क्या था हमारे पास, कॉस थीटा था B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। देख सकते हो ना, C स्टैंड फॉर कॉस, B/H मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 है। इसके बाद फोर्थ, अगर यहाँ पे सीकेंड भी निकाल सकते हैं। सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जस्ट इसको उल्टा कर दो, मतलब 5/4 और होता क्या था, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो आपको ये पता है कि साइन अपॉन में कॉस होता है। तो 3/5 अपॉन में 4/5। और वैसे होता क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू क्या है, 4 है। अब इसके बाद लास्ट जो है सिक्स्थ, वो क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था अभी तक के लिए। तो आप इसे नोट डाउन करें और आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 7/24। 7/24, इसमें भी आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम थोड़ा सा समझेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि साइन पी दे रखा है आपको 12/13। साइन पी दे रखा है 12/13 और इसने ना डायग्राम भी बना के दे रखा है। इसने डायग्राम भी बना के दे रखा है इसका। यहाँ पे एंगल P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, PQR। और यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूस दे रखा है 13 और ये दे रखा है आपको 12, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास साइन P दे रखा है 12/13। अब एंगल कौन सा है, P, कौन सा ट्राइंगल एंगल कौन सा है, ये वाला। अब इसके लिए इस P के बगल में, तो बगल कौन सा है, ये वाला, ये वाला बगल है, तो ये होगा बेस।
तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है 13, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, क्या था, अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर मतलब 169, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12 मतलब 144, और ये आ जाएगा आपके पास 25, और 25 का आ जाएगा 5, तो बेस की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ठीक है, तो अब आपको देख सकते हो बेस की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे 5 आ चुकी है। आपके पास साइन पी दे रखा है। अब आपसे जो क्वेश्चन वो करवा सकता है, वो क्या करवा सकता है, वो करवा सकता है, बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस क्यू और साइन पी माइनस कॉस क्यू। ये क्यू है, ठीक है, थीटा नहीं है, कॉस क्यू है। आपसे ऐसा क्वेश्चन करवा सकता है। अब आपको अगर पीवीपी अपॉन में एच एच बी है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं, मतलब कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो साइन पी की वैल्यू तो हमें 12/13 दे रखी है, लेकिन अब आ चुका है कॉस क्यू। तो कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी, कॉस क्यू का मतलब ये वाला एंगल। अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा, इसके लिए बेस आपका 12, परपेंडिकुलर आपका 5 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगा। क्या आपको समझ आया? मैंने कहा जो भी एंगल होता है उसका बगल वाला ही उसका बेस होता है। ठीक है, तो साइन पी की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस क्यू की वैल्यू कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी, कॉस क्यू मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13, तो ये आ गया 12/13। अब बस जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है, करते हैं। P की वैल्यू 12/13 और इसकी वैल्यू है इस, अच्छा यहाँ प्लस लिख लेते हैं और यहाँ माइनस लिख लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ 12/13 माइनस कॉस क्यू की वैल्यू भी क्या है 12/13, साइन पी की वैल्यू 12/13 और इसकी वैल्यू भी 12/13। तो ऊपर 0 और नीचे 24/13, तो आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं इनको, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के को सॉल्व करना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बड़े मजाक हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, और उसे कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में।